नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड गुरु आईजी पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है, वो सारे हम देखते हैं यहाँ पर विस्तार से। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि समय पर आपको वीडियो जो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फंडामेंटल एनालिसिस, यदि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, लंबे समय के लिए किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो, किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो, तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना कंपलसरी है। मैंने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या अंतर होता है वो अब से पहले वाली क्लास में आपको अच्छे से समझाया है। तो आज समझते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए क्या क्या चीजें कंपनी की चेक करनी चाहिए। पहली चीज है ईपीएस। अब ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। कंपनी अपने पर शेयर पर कितना कमा रही है, प्रत्येक शेयर पर कितना कमा रही है, अर्निंग पर शेयर, ये होता है ईपीएस। अब ये कैसे निकाला जाता है? अर्निंग पर शेयर यानी कंपनी की जो नेट इनकम है, इसको निकालने का फॉर्मूला, ईपीएस निकालने का फॉर्मूला बताता हूं। कंपनी की नेट इनकम। अब नेट इनकम यानी शुद्ध जो उसका मुनाफा है, कंपनी का जो टोटल मुनाफा है, टोटल मुनाफा अपने टैक्सेज और सारी चीजें निकाल करके, जो भी खर्चे हुए हैं उनको निकाल करके जो मुनाफा है, नेट इनकम। और नेट इनकम के बाद में कंपनी के पास कितने आउटस्टैंडिंग शेयर है, कंपनी के पास कितने आउटस्टैंडिंग शेयर है, उससे डिवाइड कर देंगे। नेट इनकम को आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करके हम ईपीएस निकाल सकते हैं, अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका जो नेट इनकम है वो है सपोज 1 लाख, 1 लाख रुपए उसका नेट इनकम हो रहा है अपने खर्चे और टैक्सेस वगैरह सारे निकाल करके। और कंपनी के मान लीजिए शेयर है 20, कंपनी के शेयर कितने हैं? 20। तो अब इसका 20 से डिवाइड कर देंगे, जो नेट इनकम हो रही है कंपनी की उसको हम क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने आ रहे हैं? 500। कंपनी एक शेयर पर 500 रुपए कमा रही है। कितने कमा रही है? 500। अब ये देखिए, सॉरी 5000, कितने कमा रही है? 5000। एक शेयर पर कंपनी कितने पैसे कमा रही है? 5000। अब अगर ये शेयर की संख्या ज्यादा होगी तो ये इनका जो इनकम है वो कम हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का प्रॉफिट है 1 CR, किसी कंपनी का प्रॉफिट है 1 CR और उसके शेयर की संख्या है 10 लाख, शेयर की संख्या है 10 लाख। तो अब इसका आप ईपीएस निकालिए, कितना आ रहा है? 1 CR डिवाइडेड बाई 10 लाख, दस। कितने कमा रही है? 10। इस प्रकार जो आपका अर्निंग पर रेशियो है, जो ईपीएस है, वो कितना होना चाहिए? अर्निंग पर रेशियो कितना होना चाहिए? आपने कंपनी की जो नेट इनकम है 1 CR, उसको आपने कंपनी के जो शेयर है, आउटस्टैंडिंग शेयर बचे हुए हैं, उनसे डिवाइड कर दिया। अब यहां पर जो ये है, इनको यदि डिवाइड करते हैं तो वो कंपनी का ईपीएस आ जाता है, अर्निंग पर शेयर आ जाता है। एक शेयर के पीछे कंपनी यहां पर कमा रही है 10 रुपए। एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमा रही है? 10 रुपए कमा रही है। और यहां पर कंपनी एक शेयर के पीछे 500 रुपए कमा रही है। तो ये ईपीएस, अब जितना, अब मान लीजिए ये कंपनी तो 10 रुपए कमा रही है, ये एक शेयर पर 5000 कमा रही है, तो कौन सी बेटर? जो ज्यादा कमा रही है, जो ज्यादा कमा रही है वही तो बेटर। तो अर्निंग पर शेयर जो रेशियो है, ये जितना ज्यादा होगा उतना बेटर। ईपीएस अर्निंग पर शेयर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर। अब इसके बाद में आता है पीई रेशियो, अर्निंग पर शेयर
और उसके बाद में है पीई रेशियो। क्या होता है पीई रेशियो? मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स। पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ईपीएस तो अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी एक शेयर के पीछे कितना कमा रही है। मैंने आपको बताया एग्जांपल के तौर पर, फिर भी नहीं आता है तो मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए 5 दोस्त है, 5 फ्रेंड्स है, वो मिलकर के एक कोई ढाबा चलाते हैं। अब आप सोचोगे कि सर स्टॉक मार्केट बीच में कहां से ढाबा आ गया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल वे में आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि 5 दोस्त मिलकर के एक ढाबा चलाते हैं और ढाबे से उनकी इनकम कितनी हो रही है। मान लीजिए 5000 उनकी इनकम हुई, सारे खर्चे वगैरह निकाल करके, ढाबे पर जो भी खर्चे हुए हैं वो निकाल करके उनके पास नेट इनकम हुई 5000। अब कितने दोस्त मिलकर के चला रहे हैं? 5, यानी शेयर कितने हैं उनके पास? 5। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। तो इसमें इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो कितना आ रहा है? 1000, यानी एक व्यक्ति 1000 रुपए कमा रहा है। एक शेयर पर कितनी कमाई हो रही है? 1000 की। ये होता है अर्निंग पर शेयर। इसी प्रकार प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कंपनी है, उसको 1 रुपया कमाने के लिए, यानी हमें 1 रुपया कमाने के लिए कितना पे करना होगा। 1 रुपया कमाने के लिए कितना पे करना होगा। अब इसको निकालने का पीई रेशियो, 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए पे करने होंगे। जैसे मान लीजिए कंपनी के जो इसकी प्राइस है 1000, कंपनी की जो नेट इनकम है उसकी प्राइस कितनी है? 1000। अब 1000 में आप डिवाइड किससे करोगे? अर्निंग पर शेयर से, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अभी पीछे हमने देखा था अर्निंग पर शेयर, उसमें पीई रेशियो देखना पड़ेगा। उसमें क्या देखना पड़ेगा फिर? पीई रेशियो। पीई रेशियो निकालने के लिए जो नेट इनकम है उसको डिवाइड कर दीजिए ईपीएस से। अब इनकी जो 5 दोस्त है, इनकी नेट इनकम कितनी हो रही है? 1000। अब इसको नेट इनकम हो रही है 5000। अब इस 5000 को हम अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करने, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है? 1000। 5000 डिवाइडेड बाई 1000 कितने आ रहे हैं? 5। तो अर्निंग पर शेयर यानी पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 1 रुपया कमाने के लिए 5 रुपए देने पड़ रहे हैं इनको। जो मैंने आपको 5 दोस्तों का एग्जाम्पल बताया था, उनको 1 रुपया कमाने के लिए 5 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। और इसको निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी नेट इनकम, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी नेट इनकम डिवाइडेड बाई ईपीएस। ईपीएस निकालना मैंने आपको सिखाया। नेट इनकम में यदि हम शेयर, जो आउटस्टैंडिंग शेयर है उसका भाग दे देते हैं तो अर्निंग पर शेयर आ जाते हैं। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने के लिए जो नेट इनकम है उसमें ईपीएस का भाग दे देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर पीई रेशियो आ जाएगा। तो अभी यहां पर 5 यानी 5 यहां पर पीई रेशियो। अब पीई रेशियो जितना कम होगा उतना ज्यादा। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैं आपको सिंपल उदाहरण से समझाता हूं। आप मार्केट में जाते हो, एक दुकान पर 10 आम है, एक दुकान पर 10 आम है, वो 100 रुपए में दे रहा है, 10 आम के 100 रुपए ले रहा है। और दूसरी दुकान पर जाओगे तो वो 100 रुपए के 20 आम बेच रहा है, 100 रुपए के 20 आम
और ये 100 रुपए के 10 आम, यानी आपको 20 आम खरीदने के लिए इसको तो कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 100 रुपए, और 10 आम खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी प्रत्येक आम का यहाँ पर कितना 5 रुपया और यहाँ पर प्रत्येक आम का कितना 10 रुपया। अब आप कौन सा खरीदना पसंद करोगे? जो व्यक्ति एक आम के 10 रुपए ले रहा है उससे खरीदना पसंद करोगे, या जो व्यक्ति एक आम के 5 रुपए ले रहा है उससे खरीदना पसंद करोगे? तो जाहिर सी बात है जो कम ले रहा है उससे खरीदेंगे। तो अब यहां पर यही पीई रेशियो है, इसी को पीई रेशियो कहते हैं। यानी जिस कंपनी का पीई रेशियो कम होगा, जितना कम होगा वो कंपनी उतनी बेटर है, क्योंकि पीई रेशियो का मतलब ये होता है कि हमें 1 रुपया कमाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, 1 रुपया कमाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, सपोज मैं रैंडमली एक उदाहरण ले लेता हूं, टाटा स्टील है, ये कंपनी है, ठीक है। इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, टाटा कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, और इसका पीई रेशियो यानी इसकी नेट इनकम है 2000, नेट इनकम है 2000, और इसका ईपीएस है मान लीजिए 50, इसका ईपीएस है 50। तो अब इसका जो पी रेशियो है वो कितना आ रहा है 40, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 500 है, कितना आ रहा है इसका जो पी रेशियो वो आ रहा है 40। अब मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी है, उसकी नेट इनकम है 1500, नेट इनकम है 1500, और इसका जो अर्निंग पर शेयर जो है वो है मान लीजिए 50, तो इसका पी रेशियो आ रहा 30। यानी कि यहां पर तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपया खर्च करना पड़ेगा। ये कोई भी कंपनी है, मान लीजिए बजाज है और ये टाटा है, यहां पर आपको 1 रुपया कमाने के लिए 4 रुपए देने होंगे। तो इसका मतलब यह है कि पीई रेशियो जितना कम होता है वो कंपनी उतनी बेटर है, यानी शेयर सस्ते में हमें मिल जाते हैं, और अर्निंग पर शेयर जितना ज्यादा होगा वो कंपनी उतनी बेटर है। इसके बाद में आता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है कि जो कंपनी है वो कंपनी के पास जितना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कितना परसेंट वो अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। डिविडेंड पे आउट रेशियो कंपनी के ओवरऑल एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट में से वो अपने जो शेयर होल्डर्स है उसको कितना परसेंट दे रही है। मान लीजिए एक कंपनी के ओवरऑल एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट होता है, ज्यादा थोड़ा सा एग्जांपल ज्यादा लेकर के चलते हैं। एक कंपनी के फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख का प्रॉफिट होता है। अब 10 लाख में से वो अपने शेयर होल्डर्स को 6 लाख रुपए अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसको यदि हम विस्तार से देखें तो यदि कोई कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो, कोई कंपनी अपनी नेट इनकम में से, अपनी नेट इनकम में से शेयर होल्डर्स को जो लाभांश या जो प्रॉफिट देती है उसे पे आउट रेशियो कहते हैं, उसे डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं। अब ये कंपनी के उसकी इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, उसके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो अपने हिसाब से यानी कितनी बड़ी है, उसका नेटवर्थ कितना है, उसके आधार पर डिसाइड होते हैं। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कोई कंपनी है वो चल रही है और उसके प्रॉफिट हो गया 10 लाख, 10 लाख में से इसने 3 लाख रुपए अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए, नेट प्रॉफिट 10 लाख हुआ। 10 लाख में से 3 लाख इसने अपने जो शेयर होल्डर्स है उनमें बांट दिए प्रॉफिट में से, और 7 लाख रुपए, 10 लाख में से 7 लाख रुपए कंपनी ने खुद के पास रख लिए डेवलपमेंट के लिए, कंपनी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, कंपनी में
जो भी सारी मशीनरी वगैरह लगती है उसके लिए, या और भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कंपनी ने 7 लाख रुपए खुद के पास रखे और जो प्रॉफिट हुआ उसका 3 लाख रुपए अपने जो शेयर होल्डर्स है उसको बांट दिया। ये होता है डिविडेंड। ये इसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकाला जाता है? देखिए, अब पहले तो ये देख लेते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए। किसी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 30 से 50% के बीच में है तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन वो कंपनी कितनी है, यानी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो बड़ी कंपनियां हैं वो ज्यादा डिविडेंड पे आउट भी देती है और जो छोटी कंपनियां हैं वो कम देती है, मीडियम कंपनियां हैं वो मीडियम देती है। उस प्रकार उनके ऊपर ये डिपेंड रहता है। उसके बाद में ग्रोथ इन प्रॉफिट, यानी कंपनी ने पिछले, एक तो करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें प्रॉफिट कितना किया, प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, पिछले ईयर की तुलना में, लास्ट ईयर की तुलना में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है। यदि कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है लास्ट ईयर, यदि हम लास्ट ईयर के 2 साल के 3 साल के आंकड़े देख रहे हैं और कंटिन्यू कंपनी का प्रॉफिट यदि बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स को देखना भी जरूरी है, कंपनी के डायरेक्टर्स को। उससे पहले ग्रोथ इन सेल, हाँ इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, ग्रोथ इन सेल, ग्रोथ इन सेल्स। कंपनी की सेल बढ़ रही है नहीं यार, नहीं बढ़ रही है। यदि कंपनी अच्छी होगी, यदि कंपनी अच्छी होगी, उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसकी सेल बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी तो पब्लिक में उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी के प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रही है तो उनकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि वो प्रोडक्ट है वो अच्छा है। जैसे टेस्ला है एलन मस्क की, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड, पेट्रोलियम जो हमारे पास खनिज पदार्थ है उनकी वजह से बढ़ रही है, वो अवेलेबल नहीं है, वो परमानेंट है, हमारे पास साधन नहीं है, इस वजह से, क्योंकि वो खत्म होते जा रहे हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो जो सेल्स है उसमें ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना है। डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, कंपनी को चलाने वाले कौन है, कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन व्यक्ति है, कोई रिलायबल व्यक्ति है या कोई फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप, एक तो आपके सामने मुकेश अंबानी है, आपके सामने मुकेश अंबानी है और इन्होंने एक कोई नई कंपनी बनाई है, एक कोई न्यू कंपनी बनाई है, और आपके सामने एक है मान लीजिए विजय माल्या है, एक मुकेश अंबानी और दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया विजय माल्या। दोनों एक कंपनी बना रहे हैं और आपको बोल रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। आप किसकी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, विजय माल्या की में या फिर मुकेश अंबानी की में? विजय माल्या की में या मुकेश अंबानी की में? तो जाहिर सी बात है मुकेश अंबानी की में करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि विजय माल्या क्या है, उसने पहले फ्रॉड किया है, उसकी कंपनी डूब चुकी है, यानी उसके जो डायरेक्टर्स है उसने अपनी कंपनी को ठीक से नहीं चलाया है, उसने अपनी कंपनी को ठीक से नहीं चलाया है, उसकी नीतियों के कारण उसकी कंपनी डूब चुकी, वो दिवालिया हो चुका। और जो अंबानी है ये अपनी कंपनी को अच्छे से चला रहा है, उसकी कंपनी ग्रोथ कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर अपना कारोबार कर रही है। तो हमें डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी को देखना जरूरी है। कंपनी के डायरेक्टर्स है वो अच्छी रणनीतियां बनाते हैं, हम उसके डिसीजंस लेते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है उसके डिसीजंस लेते हैं, तो वो डायरेक्टर्स अच्छे होंगे तो कंपनी भी अच्छी चलेगी। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, कंपनी की जो इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी है उसको देखना जरूरी है। यानी इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था टेस्ला का, इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी में एग्जांपल बताया था इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, ईवी। यदि आप किसी ईवी वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसकी फ्यूचर में क्या संभावना है, फ्यूचर में उसकी क्या संभावना है, आगे चल करके वो चलेगी या नहीं चलेगी। अब ईवी की डिमांड बढ़ रही है
तो ईवी से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी को देख करके नहीं, ये सारी चीजें देख करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये देखना जरूरी है कि भविष्य में ये कंपनी की कितनी संभावनाएं है, इसकी डिमांड बढ़ेगी या इसकी कम हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सर्दी में ठंडा बेच रहे हो तो कोई लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सर्दी में उसकी जरूरत नहीं होती है। गर्मी में ठंडा बेच रहे हो तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसी तरह इनकी डिमांड बढ़ रही है तो वो अच्छी है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट मार्केट में जाएंगे, मार्केट में उनकी डिमांड है तो वो बिकेंगे। फिर उसके बाद में बुक वैल्यू, आपको कंपनी की बुक वैल्यू भी देखना होता है। अब बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू यानी कंपनी की जो टोटल एसेट्स है, कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स है उसमें से, और टोटल लाइबिलिटीज है, कंपनी की टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज, यानी टोटल उसके पास कितना कर्ज है, ये मान के चलिए लाइबिलिटीज यानी कर्ज। कंपनी का टोटल एसेट्स यानी कंपनी की जो संपत्ति और कंपनी पर जो कर्ज है उसके बीच का अंतर होता है बुक वैल्यू। कंपनी की संपत्ति और उसके बीच के अंतर को हम बोलते हैं बुक वैल्यू। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, मान लीजिए किसी कंपनी कोई बेचना चाहता है, कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी कंपनी का जो अधिग्रहण करता है ना कोई, जैसे मान लीजिए एलन मस्क ने एक्स का, ट्विटर का अधिग्रहण किया था, तो वो बुक वैल्यू के आधार पर उनका अधिग्रहण किया जाता है। किसी भी कंपनी का अधिग्रहण किया जाता है तो बुक वैल्यू के आधार पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, कोई कंपनी है XYZ, ये मान के चलो एक कंपनी है XYZ। अब ये इस कंपनी को बेचना चाहता है, ये इस कंपनी को बेचना चाहता है, तो इसकी बुक वैल्यू कैसे निकाली जाएगी कि कंपनी के पास टोटल संपत्ति है। एक छोटा सा सिंपल वे में उदाहरण बताता हूं स्मॉल नंबर में, तो आपके समझ में आए। कंपनी के पास टोटल एसेट्स है 10,000, सपोज कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितनी है 10,000, आप दुकान मान सकते हो कोई छोटी, कि उसकी टोटल एसेट्स है 10,000, और उसके पास जो लाइबिलिटीज है यानी जो कर्ज है उसके ऊपर वो है मान लीजिए 3,000। तो अब यदि आप किसी को बेच रहे हो कोई दुकान, तो उसको बेच करके कर्ज चुकाओगे। 10,000 संपत्ति है, 10,000 में से उसने कर्ज कम किया तो उसकी बुक वैल्यू कितनी हुई 7,000, उसकी बुक वैल्यू कितनी हुई 7,000। तो इस प्रकार बुक वैल्यू किसी कंपनी की, उसको भी देखना चाहिए। इसको हम नेटवर्थ भी कहते हैं। आपने न्यूज़पेपर में देखा हुआ होगा कि अभी जो कंपनी है रिलायंस की नेटवर्थ बढ़कर के इतनी हो गई, और भी कोई कंपनी है उसकी एसीसी की नेटवर्थ बढ़कर के इतनी हो गई, वो नेटवर्थ वही बुक वैल्यू होती है। ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, उनको चेक करते हैं। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस कहां से किया जाता है, कैसे कर सकते हैं, ये चीजें कहां पर जाकर के देख सकते हैं? तो इसके लिए आप investing.com पर जा सकते हो, और investing.com पर जाकर के वहां पर अपनी मेल आईडी से आप साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद में अपनी कंट्री सिलेक्ट कीजिए। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद में आप वहां पर टूल्स में जाइए, और टूल्स में जाकर के स्क्रीनर को सिलेक्ट कीजिए, और वहां पर किसी भी कंपनी के आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, ये सारी चीजें देख सकते हो।